नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 6 हिंदी में आज हम पाठ 6 न्याय की चर्चा करेंगे। तो न्याय शीर्षक सुनते ही हमें न्यायाधीश याद आ जाते हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह हमारे सामने दिखाई देता है। तो इसी के आधार पर ये पाठ हमारा है। गुजराती में जो कहावत है वो इस प्रकार से है। इस पंक्ति का हमें अर्थ विस्तार करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। दो मित्रों की बात है और यहाँ पर भी इस पाठ में भी हम जो सीखने जाने वाले हैं उसमें भी मित्र की बात बताई गई है। तो गुजराती में मित्र के लिए ऐसी पंक्ति है कि मित्र एवो शोधवो जे ढाल सरीखो होय, सुखમાં પાછળ પડી રહે અને દુઃખમાં આગળ होय। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि यही कहना चाहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपके हर सुख दुख में साथ दे। सुख में तो मित्र हर कोई साथ देता है, मित्र भी देते हैं, घर वाले भी देते हैं, हर कोई सुख में आपका साथ देता है। तो सच्चा मित्र कौन है? सच्चे मित्र की सार्थकता क्या है कि वह सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में भी आपका साथ दे। आप कभी मुश्किल में पड़ जाए, आपके ऊपर मुश्किल की घड़ी आ जाए तो वो आपके साथ डटा रहे, आपके साथ आपके दुख का भागीदार बने, तो उसे ही सच्चा मित्र कहते हैं। और मित्र ऐसे ही खोजने चाहिए जो आपके हर घड़ी में खुशी हो या गम आपके साथ रहे। पर यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ है। यहाँ पर दो मित्र हैं और एक मित्र दूसरे मित्र से धोखेबाजी करता है और फिर बात न्यायालय तक जाती है। और न्यायालय तक जाकर किस प्रकार से न्याय मिलता है, आइए इस पाठ में देखते हैं। इस कहानी की जो बात की गई है उसमें चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपाकर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। तो काजी यानी न्यायाधीश। अंत में वह हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमान की एक झलक देती है। तो अली ख्वाजा नामक एक व्यक्ति है, वो व्यापारी था और ये व्यापारी अपनी सोने की मोहरे जो है वो अपने मित्र के यहाँ रखता है। और बाद में क्या होता है आइए पाठ में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। तो यहाँ पर जो जमा पूंजी है, तो जमा पूंजी मतलब पूंजी जो जमा की हुई रकम होती है, धन होता है, उसे पूंजी कहते हैं। तो जो जमा हुई पूंजी थी वो अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय करता है यात्रा के खर्च के लिए। उसने 500 मोहरें अलग रखी थी। ध्यान में दीजिए कि अगर प्रश्न पूछा जाए तो यात्रा के खर्च के लिए अली ख्वाजा ने कितनी मोहरें अलग रखी थी, तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि 500 मोहरें अलग रखी थी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भरकर वो अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर या छोड़ आए। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा है, आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा।
वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटेंगे तो उसी स्थान से ले लीजिएगा। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। तो इस प्रकार से पहले परिच्छेद में अली ख्वाजा अपनी यात्रा के लिए जाने की शुरुआत करते हैं और 500 मोहरें अलग रखी थी और अब बची हुई जो मोहरें थी वो तेल के घड़े में डालकर वाजिद के यहाँ रख कर आए और वाजिद को ये नहीं बताया था कि तेल के घड़े में सोने की मोहरें हैं। इस प्रकार वाजिद ने तेल का घड़ा समझकर उसे अपने तहखाने में रखने को कहा और इस प्रकार अली ख्वाजा है वो अपना घड़ा, तेल से भरा हुआ घड़ा तहखाने में रख के आते हैं। तो तहखाना यानी क्या? तो तहखाना मतलब कि जो ज़मीन के नीचे बना कमरा होता है उसे सेलर कहते हैं, तो उसे तहखाना कहते हैं। जो जिस प्रकार से अंडरग्राउंड हमारी दुकानें होती है और इस प्रकार से ऐसा घर भी होता है जिसमें अंडरग्राउंड एक कमरा भी होता है, तो उसे तहखाना, पहले के ज़माने में ज़मीन के नीचे बना कमरा तहखाना कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी कि भोजन समारंभ था। अपने रिश्तेदारों को उसने भोजन पर बुलवाया था। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था और वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाज़ार तो बंद है। कल सुबह बाज़ार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे, ऐसा वाजिद की बीवी ने कहा। वाजिद के यहाँ दावत थी। उसके घर आए हुए मेहमान दावत खा रहे थे और रसोई बनाते बनाते तेल ख़त्म हो गया और रात भी बहुत हो गई थी। इसलिए उसकी बीवी ने कहा कि अली ख्वाजा के घड़े में बहुत सारा तेल है, तो वो तेल हम अभी इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में हम उस घड़े में दूसरा तेल डाल देंगे। अली ख्वाजा आज रात ही तो थोड़ी आ जाने वाले हैं कि आज ही हमसे तेल मांगेंगे। इस प्रकार वाजिद ने अपनी बीवी की बात मान ली। तो बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में तेल डाला। तो यहाँ पर जो सील शब्द है, सील लगाना यानी कि मोहर लगाना, ठप्पा लगाना, मोहर लगाना। दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। अब यहाँ पर वाजिद है। इस घड़ी में वो अपने मित्र अली ख्वाजा से धोखेबाजी करता है। उसके तेल के घड़े में से जो सोने की मोहरें निकली थी वो अपनी तिजोरी में रख दी और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसे बाज़ार में से अगले दिन जब उसके घर दावत थी, उसके बाद के दिन में उन्होंने उसमें तेल भर दिया। तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर आने लगा। वाजिद के घर आया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े की सील निकाली और तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन
ही खिसक गई। यहाँ पर पैरों तले ज़मीन खिसक जाना ये एक मुहावरा है। तो इस मुहावरे का अर्थ है पैरों तले ज़मीन खिसक जाना। उसका अर्थ है कि आघात लगना, बहुत गहरा आघात लगना। अपनी चीज़ न मिलने पर, इतने कीमती सोने की जो मोहरें थी वो न मिलने पर उसके पैरों तले ज़मीन हटने लगी, यानी उसे बहुत ही गहरा आघात लगा। आगे देखते हैं। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया। उल्टे पांव जाना तो फौरन जाना, उल्टे पांव जाना ये भी एक मुहावरा है। तो फौरन जाना, जल्दी जल्दी जाना। वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। तो कितना झूठ बोल रहा है वाजिद। मैं कैसे आपकी जो सोने की मोहरें है वे ले सकता हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाएं। वह वहीं आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। अब काजी का मतलब है न्यायाधीश, वकील। तो न्यायाधीश के पास पहुंचते हैं, काजी के पास पहुंचते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूत के अभाव में उसे वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, निराश होकर लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। तो खलीफा मतलब, खलीफा का अर्थ है पैगंबर का जो उत्तराधिकारी होता है उसे खलीफा कहते हैं। काजी के पास तो अली ख्वाजा को न्याय नहीं मिला क्योंकि उसके लिए उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। सबूत यानी कि प्रमाण ये नहीं था कि ये जो सोने की मोहरें थी वो अली ख्वाजा की ही थी और तेल के घड़े में सोने की मोहरें रखी थी, ये भी प्रमाणित नहीं हुआ। इसके कारण अली ख्वाजा को न्याय नहीं मिला काजी के पास, इसलिए वो न्याय मांगने के लिए खलीफा के पास जाते हैं। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली और खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। 1 सप्ताह के बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया था। सुनवाई यानी कि अब इस केस के दौरान जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सुनवाया जाएगा, तो उसे सुनवाई कहते हैं। तो वाजिद का जो किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा और वाजिद दोनों मित्र थे और दोनों मित्रों में जो झगड़ा हो गया था वो सारे गांव में फैल गया था। खलीफा एक दिन अपने भेष बदलकर शहर में घूमने लगे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायाधीश का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना बैठा है न्यायाधीश है वो ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। तो ये बात सुनकर, खलीफा की बात सुनकर हसन दरबार की ओर जाता है। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित होने यानी हाजिर हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों झगड़े का जो किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। अब खलीफा ने एक छोटे बच्चे हसन का जो खेल रहा था, तो वो खेल वही खेल रहे थे, न्यायाधीश का खेल खेल रहे थे
और उसमें हसन न्यायाधीश बना बैठा था। तो न्यायाधीश बनते जो निर्णय लेता है हसन, उसकी सूझबूझ से प्रभावित होकर खलीफा ने हसन को अपने दरबार में बुलाया था। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। तेलियों को बुलवाया यानी कि तेल जो पीसने वाला व्यक्ति होता है उसे तेली कहते हैं। तो तेलियों को बुलवाया गया। थोड़ी देर में ही 2 तेली दरबार में आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तो तेल है, पर कितने समय का तेल है, कितने समय पुराना तेल है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का जो तेल था वो 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। तो दोनों तेलियों ने तेल को सूंघकर और जांचकर कहा कि ये तेल 2 महीने पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। वाजिद कि गुजराती में कहते हैं ना कि चोरना मनमा बावड़िया। तो वाजिद ने तो सोने की मोहरें ले ली थी, इसलिए वो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशंसा यानी कि खुशामद, यानी कि गुजराती में कहते हैं वखाण। पूरी पूरी यानी कि बहुत प्रशंसा की। तो इस प्रकार अली ख्वाजा को न्याय मिलता है और अली ख्वाजा का जो मित्र था वाजिद, वो मित्र उसका धोखेबाज निकलता है और अली ख्वाजा को न्याय मिलने पर वो बड़े ही खुश थे। तो यहाँ पर हमारा 6ठा पाठ है न्याय, उसकी समझ पूर्ण होती है। अब आगे हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक चलो बच्चों, बाय।